ओमकार काफी देर से उस वृद्ध साधु के पीछे पीछे चलता जा रहा था। उसके कदम अब जवाब देने लगे थे, लेकिन उस साधु के अंदर तो मानो ऊर्जा का भंडार भरा हुआ था। ये बुढ़ा आखिर खाता क्या है? पूरी रात निकल गई, ना कहीं खुद रुका, ना मुझे रुकने दिया। न जाने अभी और कितनी देर तक चलना पड़ेगा। एक बार इससे बोल कर देखूं क्या? ओमकार के मन की बात मानो उस वृद्ध साधु ने सुन ली थी, क्योंकि अगले ही पल वो अचानक रुक गया। लगता है बुढ़ा थक गया। क्या हुआ महाराज, हम पहुंच गए क्या? उस वृद्ध साधु ने ओमकार को चुप रहने का इशारा किया और अगले ही पल वो ऐसे चौकन्ना होकर खड़ा हो गया मानो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। क्या हो गया महाराज जी? वो यहीं कहीं है। कौन? बिजली। बिजली? ओमकार कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक साया ने उसे धूल चटा दी, और जब ओमकार को समझ आया तो उसे अपनी गर्दन पर लोहे के खंजर की ठंडी धार महसूस हुई, जो किसी भी वक्त उसकी कहानी खत्म करने वाली थी। रुक जाओ बिजली, ये दुश्मन नहीं है। उस वृद्ध साधु के आवाज देते ही ओमकार को अपने गले से खंजर हटने का एहसास हुआ और उसने आंखें खोलकर देखा। उसकी छाती के ऊपर एक खूबसूरत आदिवासी लड़की बैठी थी, जिसकी भूरी आंखों में दुनिया भर का गुस्सा भरा था। ओमकार उसको देखते ही रह गया। आराम से बिजली, ये अपनी तरफ है, अपनी तरफ। बिजली ने पलटकर उस साधु की तरफ देखा और तुरंत ओमकार के ऊपर से हट गई। ओमकार भी तुरंत खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। ये कौन है? बताया तो था, बिजली। हाँ, पर ये है कौन? ये तो मुझे मार ही डालती। हाँ वो तो है। बिजली, कितनी बार बताया है तुमको, दुश्मन को मौका नहीं दिया जाता है। तुम रुक क्यों गई थी? रुक क्यों गई थी? क्या मतलब? वो रुकती नहीं तो मेरा खेल तो अभी खत्म हो चुका होता। आप मुझे यहाँ मरवाने के लिए लाए हैं क्या? नहीं, सिखाने के लिए। सबक नंबर 1, हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि दुश्मन कब कहां से वार करेगा तुम नहीं जानते हो। समझे नंदी पुत्र? अब चुप रहना, मुझे बिजली से कुछ बात करनी है। कहो बिजली, क्या खबर है? गुरुदेव, वो वापस आ गए हैं, पहले से ज्यादा तादाद में। ओमकार के जीवन में बिजली की गति से बिजली का आना आने वाले तूफान का संकेत था या बसंत का, ये तो वक्त को ही पता था। लेकिन फिलहाल वो बस उस वृद्ध साधु की बात को फॉलो कर रहा था। ठीक उसी समय नागलोक में जनरल रूट उस नाग मानव की बात को समझ नहीं पा रहा था। Wait a minute, तुम चाहते हो कि मैं किसी राजा तक्षक का मर्डर कर दूं? हाँ। और बदले में तुम मुझे वो दिलवा सकते हो जो मुझे चाहिए? मैं तुम्हें उसकी लोकेशन जानने में हेल्प कर सकता हूँ, पर लेने तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। उस नाग मानव के मुंह से अंग्रेजी सुनकर रूट एक पल के लिए हैरान रह गया। Wait a minute, तुम इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? तुम्हें क्या लगा, जस्ट बिकॉज सर्प यज्ञ के बाद हम नाग ऊपर की दुनिया छोड़कर यहाँ नीचे आ गए, तो क्या हमने ऊपर की दुनिया से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया? हम इच्छाधारी हैं। अक्सर भेष बदलकर तुम इंसानों की दुनिया में जाते रहते हैं और वहाँ की बातें, वहाँ का साइंस, इन सब को समझते हैं। सर्प यज्ञ? What is that? I'm sorry, but मुझे बहुत कुछ पता नहीं तुम्हारी दुनिया के बारे में। इनफैक्ट जब मुझे अनंत शेषा की केंचुली लाने के लिए यहाँ आने का आदेश मिला तो मुझे डाउट था कि क्या ऐसी कोई दुनिया हो भी सकती है। तो क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकते हो इस बारे में? तो इसका मतलब है तुम्हें मेरा प्रपोजल मंजूर है? बिल्कुल, मुझे अपनी डेस्टिनेशन से मतलब है। उसके लिए एक राजा क्या, मैं पूरे नागलोक को मार सकता हूँ। तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सर्प यज्ञ की पूरी कहानी सुनाता हूँ। चलो, लेट्स गो। नागलोक की गहराई में एक नई अलायंस का जन्म हो चुका था और ये जुगलबंदी पूरे नागलोक के लिए खतरे की घंटी थी। रूट को दिशा दिखाने वाला मिल चुका था और अब वो दोनों हथियारे नागलोक के सम्राट तक्षक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उधर ड्रैकुला और अनीता को भी नहीं पता था कि वो किस ओर बढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि हम किसी सिटी के पास है।
ये तुम्हें कैसे पता? माय नोज, मुझे स्मोक की स्मेल आ रही है और मुझे बहुत सी फेंट सी वॉइसेस सुनाई दे रही है। शायद कुछ आदमी है। ग्रेट, बस ये बनाओ कि कोई डाकू लुटेरों का गिरोह ना मिल जाए। मेरे अंदर लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत? ओह माय गॉड, क्या मिस्टर व्लाद मेरे नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बोलो बोलो। ड्रैकुला का रिएक्शन देखकर अनीता की हंसी निकल गई। ड्रैकुला अब बिल्कुल चुप था। अनीता हंसती जा रही थी और दोनों आगे बढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में दोनों इस बात से अनजान थे कि जिन आदमियों की आहट ड्रैकुला को मिल रही थी वो वहां से कुछ दूर थे और उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। खबर ठीक है ना? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। दूल्हा जू ने ही बतायो रहे कि रानी रात भर भेष बदल के घोड़े पे चढ़ के नगर के बाहर जाती है। अकेले जाती है? हाँ, अकेले ही जाती है। पर काहे को? का करे जावत है वो? सुना है रानी गांव गांव जावत है, सबने समझावत है, उनका भरोसो जीत के अंग्रेजन के खिलाफ अपने संग करे चाहत है। काहे संग दे? कौन हमें पागल कुत्तों ने काट लिए कि अंग्रेजन से बाहर लें? अरे भाई धीरे बोल, कान लगाए लोग खड़े हैं। माफ करना भाई, गुस्सा आ गयो। रानी का दिमाग तो बिल्कुल फिर गया है। अंग्रेजन से बाहर ले रही है। जब उनकी तोपन गर्जन तो रानी के संग संग हम सबका नामो निशान भी ना रहेगो। पता है भगत भाई, तभी तो हम यहाँ आ गए हैं। आज उस रानी के खेल पे ही पट्टी पड़ देंगे। ना रहेगो बांस, ना बजेगी बांसुरी। ध्यान दे के सुनो, लागत है कोई घोड़े पे चढ़ के इधर ही आवत है। पक्का रानी ही हो भी, आज तो इसने ना छोड़िए। तू रस्सो तैयार रख, जैसो ही वो इधर आवे खींच के पटक देंगे। धरती पे गिरेगी, माथा फूट जाए और वहीं के वहीं निपटा दी जाए। और जो ना निपटी तो हम सब मिलके निपटा देंगे। वो अकेली है और हम 10 जन। वो घोड़े के करीब आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे घोड़े के टापों की आवाज पास आती जा रही थी और फिर वो बिल्कुल पास आ गई। अब और उन्होंने एक रस्सी घोड़े के सामने खींच दी। घोड़े का पैर उसमें फंस गया और घोड़ा लड़खड़ाता हुआ आगे गिरा। लेकिन घोड़े पर सवार शख्स गजब का फुर्तीला था। उसने हवा में ही कलाबाजी खाई और जमीन पर लैंड कर गया। ये तो बच गयो। मारो इसे। झाड़ियों से निकलकर 10 काले साए उस शख्स की ओर दौड़ पड़े और वो शख्स पीछे पलटा। उसके हाथों में एक तलवार चमक रही थी जिसे उसने बिजली की गति से बाहर कब निकाल लिया था कोई नहीं जान पाया। पहले वार का इंतजार नहीं हुआ। उस घुड़सवार ने अपनी तलवार को ऐसे घुमाकर वार किया जैसे आसमान में बिजली चमकी हो। पहला काला साया तो उसकी तलवार की छाया तक नहीं देख पाया। एक ही सेकंड में उसका गला धड़ से अलग हो चुका था। दूसरे ने पीछे से वार की कोशिश की, लेकिन घुड़सवार ने उसका हाथ पकड़कर ऐसे मोड़ दिया कि हड्डियां चीख उठी। अगले ही पल उसने हमलावर का चाकू छीनकर उसकी आंखों के बीच में घुसा दिया। अब 3 एक साथ टूट पड़े, पर उनका गुस्सा घुड़सवार के शांत युद्ध कौशल के आगे टिक न सका। तलवार की धार ने हवा काटकर उन तीनों को लहू से नहला दिया। छठा और 7वां एक पल को ठिठक गए और फिर दुगने गुस्से में आगे बढ़े, लेकिन उन्हें भी मौत ही नसीब हुई। ऐसा लग रहा था मानो मौत ने नाचीजों के बीच अपना नाच शुरू कर दिया हो। अब सिर्फ 3 बचे थे और उनमें से एक झाड़ियों के पीछे छुप गया था। 8वें और 9वें ने घेर कर एक साथ हमला किया, लेकिन घुड़सवार ने एक एक वार को तलवार से रोकते हुए अपने जिस्म को ऐसे घुमाया कि दूसरे की तलवार अपने साथी के जिस्म में घुस गई। 9वां कुछ समझ पाता उससे पहले ही घुड़सवार ने घूमते हुए तलवार से उसका भी सर काट गिराया। अब बस एक शीश था और वो छुपकर मौके का इंतजार कर रहा था। उधर घुड़सवार अपने घायल घोड़े की तरफ बढ़ चुका था। 10वें ने यही मौका देखकर अपना खंजर निकाल लिया। वो दबे कदमों से उस घुड़सवार की ओर बढ़ा और जैसे ही वो घुड़सवार के पीछे पहुंचा वो वार करने के लिए झपटा, मगर अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर एक जोरदार दबाव महसूस हुआ।
घुड़सवार तेजी से पलटा, मगर उसके पलटने की स्पीड से भी तेज आई आखिरी हमलावर की गर्दन टूटने की आवाज।